नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड ऑन यूट्यूब चैनल पर। डे वन ऑफ द 21 डेज चैलेंज फॉर पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो आज पहले दिन का वीडियो है। आउट ऑफ 21 डेज 21 दिनों में पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट कंप्लीट प्रिपरेशन की चैलेंज हमने लेके रखी है। तो चलिए आज के सेक्शन नंबर 1 to 10 को रिवाइज करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या क्या नए अमेंडमेंट की वजह से चेंजेस आए हैं एक्ट में और कौन कौन सी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें जाननी चाहिए। सेक्शन 1 वो मेनली 3 पॉइंट के अंदर डिवाइडेड होता है या फिर आपको पेटेंट एक्ट कैसे पढ़ना चाहिए उसकी ग्लिम्स देगा। मैं पढ़ता हूँ पेटेंट एक्ट को। नंबर 1 थिंग उसमें से मेन मेन पॉइंट्स निकाल के, जैसे कि यहाँ पर इस एक्ट को क्या कहा जाता है, पेटेंट एक्ट 1970। ये कहां तक एक्सटेंडेड है, होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि अगर आपने इंडिया में फाइल की है एप्लीकेशन तो इट्स ए टेरिटोरियल राइट, इंडिया के अंदर ही चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट, कब ये कमेंस हुआ, कब ये फोर्स में आया, तो जब जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गेजेट के अंदर अमेंडमेंट को पब्लिश किया या फिर जिस दिन एक्ट को पब्लिश किया उसी दिन से ये फोर्स में आया, ऐसा माना जाता है। तो यही 3 पॉइंट समझने जैसे हैं। मैं जनरली क्या करता हूं कि जो ये समरी है उसको मैं पहले हिंदी में भी ट्रांसलेट करता हूं, हिंदी में भी पढ़ता हूं, फिर चैट जीपीटी में भी डालता हूं, चैट जीपीटी से भी क्रक्स निकालता हूं और फिर जाके उस समरी को एनहांसमेंट के तौर पे आपके सामने रखता हूं। तो चैट जीपीटी का यूज करना कोई बुरी बात नहीं है। एआई टूल का एज मच यूज करो एज यू कैन इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। दैट इज द रियल यूज ऑफ एआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है ना क्रेश कोर्स है, एक तरीके का 21 डेज का चैलेंज है। तो अगर आप ये क्रेश कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो ऊपर अभी आई बटन में एक वीडियो ब्लिंक होगा, उस पे आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्स पूरा डिजाइन किया गया है। 21 डेज में हम कैसे डिजाइन एक्ट एंड पेटेंट एक्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके चार्जेस क्या क्या है। बट ये फर्स्ट वीडियो है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आप देख सकते हो। सेकंड वीडियो ऑनवर्ड्स अगर आपको इंटरेस्ट रहे तो एनरोल कीजिएगा कोर्स को। नेक्स्ट सेक्शन 2, इसमें सबसे पहले अपीलेट बोर्ड आता है डेफिनेशन। अपीलेट बोर्ड यानी कंट्रोलर ने जो भी डिसीजन लिए उस डिसीजन को भी ओपोज करना है, क्योंकि हमारे पेटेंट एप्लीकेशन पे सारे डिसीजन कौन लेते हैं, कंट्रोलर, और कंट्रोलर के डिसीजन को ओपोज करना है तो अपीलेट बोर्ड में जाना होगा। अब अपीलेट बोर्ड बन चुका है आईपीडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन एट हाई कोर्ट। असाइन, अगर आप अपनी पेटेंट किसी और को असाइन करना चाहते हैं तो उसे असाइनिंग कहा जाएगा। बुडापेस्ट ट्रीटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो ट्रीटी बनाई गई थी इन 1970, उस ट्रीटी को बुडापेस्ट ट्रीटी कहा जाता है। केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो भी चीज इंडस्ट्री में बन सकती है या इंडस्ट्री जिसका यूज कर सकता है उस चीज को केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहा जाता है। कंट्रोलर, जो सेक्शन 73 ऑफ द डिजाइन सॉरी पेटेंट एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द डिजाइन एक्ट एंड सेक्शन 4 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट में मेंशन है, वो है कंट्रोलर। उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे हम सेक्शन 73 में, बट अभी के लिए कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए एक ऐसे ऑफिसर है जिनके गाइडेंस के अंदर पूरा पेटेंट ऑफिस वर्क करता है। कन्वेंशन एप्लीकेशन, अगर आप इंडिया से किसी और कंट्री में फाइल करना चाहते हैं पेटेंट एप्लीकेशन को और वो कन्वेंशन कंट्री है, कन्वेंशन कंट्री होना यानी जिस तरीके से इंडिया में एक नॉर्मल पर्सन को फाइलिंग के राइट्स मिलते हैं वैसे ही उस कंट्री के सिटीजन के तौर पे अगर इंडिया का कोई पर्सन फाइल करे और वो कंट्री वैसी ही राइट्स दे
तो उस कंट्री को कन्वेंशन कंट्रीज कहा जाएगा और वहां पर फाइल होने वाली एप्लीकेशन को कन्वेंशन एप्लीकेशन कहा जाएगा। कन्वेंशन कंट्री मैंने ऑलरेडी बता दिया, जहां पर रेसिप्रोसिटी चलती है वैसी कंट्री उसे कन्वेंशन कंट्री कहा जाता है। रेसिप्रोसिटी यानी जैसे हम राइट्स दे रहे हैं वहां की कंट्री के पर्सन को इंडिया में फाइल करने देने के लिए, वैसे ही वो कंट्री भी अपने सिटीजन की तरह हमें भी राइट्स दे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां पर इन्फ्रिंजमेंट का सूट चलेगा, पेटेंटी जब भी सूट फाइल करेगा इन्फ्रिंजमेंट का, मान लीजिए कि आप पेटेंटी है और आपकी बिना परमिशन के कोई पर्सन आपके इन्वेंशन का यूज कर रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उस इन्फ्रिंजमेंट सूट को फाइल कर सकते हैं। यानी सभी जगह पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो रहती है, तो आप कहीं पर भी कोई इन्फ्रिंज करे तो इजीली आप केस फाइल कर सकते हो उन पे। दैट्स व्हाई दिस प्रोविजन इज गिवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक्सक्लूसिव लाइसेंस, एक्सक्लूसिव लाइसेंस दो जगह पर यहाँ पर मेंशन होंगे। एक तो पेटेंट जो मिलता है दैट इज द एक्सक्लूसिव लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू दैट पर्सन, उसमें गवर्नमेंट अपने आप को भी निकाल देती है। यानी एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया है कि फॉर द 20 ईयर्स ऑफ पीरियड ये पेटेंट की पूरी जिम्मेदारी या पूरी रॉयल्टी आपकी रहेगी। और वैसे ही अगर आप भी पेटेंटी बनने के बाद यानी पेटेंट ग्रांट होने के बाद अगर आप भी अपने एप्लीकेशन का कोई भी लाइसेंस एक्सक्लूसिव लाइसेंस किसी और को दे रहे हैं, सो यू आर असाइनिंग दैट पर्सन एक्सक्लूडिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को भी वहां से रिमूव कर रहे हैं कि भाई मैं भी निकल जाता हूं, ये जो मेरी पेटेंट है उस पर पूरा अधिकार आपका है बनाने के लिए, बेचने के लिए, जो भी पर्पस के लिए आप देना चाहे उसके लिए। जी ओमिटेड है। एच गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मान लीजिए कोई कंपनी पार्शियली गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है या फिर आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन कोई गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए देने जा रहे हैं, तो वो सारी जगह पर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर आएंगे। जहां पर भी गवर्नमेंट थोड़ी सी भी इन्वॉल्व है, पार्शियली या होली इन्वॉल्व है, वो सारी अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कहा जाएगा। हाई कोर्ट, मान लीजिए कि किसी को आपकी पेटेंट को रिवोक करवाना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हाई कोर्ट का ही डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। और अगर आपने किसी पे इंफ्रिंजमेंट सूट किया, आप पेटेंट ही है, आपने किसी पे इंफ्रिंजमेंट सूट किया और सामने वाला पर्सन जो डिफेंडेंट है वो अगर आप पे रिवोकेशन का सूट करता है, तो फिर मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ट्रांसफर होके हाई कोर्ट में चला जाएगा। इंटरनेशनल एप्लीकेशन, इंडिया से अगर आपको बाहर फाइल करने हैं एप्लीकेशन फॉरेन कंट्रीज में, तो दो रास्ते। एक तो कन्वेंशनल रूट जो मैंने बता दिया, उसकी एक लिमिटेशन है कि उसे 12 महीने के अंदर अंदर ही फाइल करना होता है इंडिया में फाइल करने के बाद। दूसरा आता है इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो पीसीटी के थ्रू जाता है। पीसीटी के थ्रू एक एडवांटेज है कि वहां पर 30 to 31 मंथ मिलते हैं नेशनल फेज में एंट्री करने के लिए। ये क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हम 133 एंड 135 सेक्शंस में देखेंगे। इन्वेंशन, इन्वेंशन कहा किसे कहा जाता है? जो एकदम नया हो, जिसमें इन्वेंटिव स्टेप हो एंड जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल हो, उसे इन्वेंशन कहा जाएगा। अब इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल को पता चल गया हमें कि इंडस्ट्री या तो उसे यूज कर सके या बना सके, बट इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है? तो इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन है या तो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट या फिर टेक्निकली एडवांस, या दोनों। ये पहली कंडीशन है, आइदर इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट और टेक्निकली एडवांस और बोथ, ये पहली कंडीशन। प्लस दूसरी कंडीशन, एंड इट इज नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट। यानी एक पर्सन जो स्किल इन द आर्ट है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है, ऑलरेडी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, वो डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है, और जिस प्रॉब्लम को आपने एड्रेस किया है, जिस इन्वेंशन को आपने बनाया है, वैसा अगर वो बना सकता है तो उसे कहा जाता है ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट। अगर वैसा वो नहीं कर सकता है तो उसे कहा जाता है कि नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट। अगर कोई थर्ड पर्सन जो साइंस बैकग्राउंड से, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, उससे आप जो सोच रहे हैं वैसा सॉल्यूशन नहीं बना पा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड इन्वेंटिव स्टेप की सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? आइदर इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस और टेक्निकली एडवांस और बोथ। एंड
नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट। तो ये अगर इन्वेंटिव स्टेप है और प्लस इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है तो उसे कहा जाएगा इन्वेंशन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज पर्सन के जो फॉलोवर होते हैं उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वारिसदार भी इसे कहा जाता है। न्यू इन्वेंशन, नया इन्वेंशन जो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, उस इन्वेंशन को न्यू इन्वेंशन कहा जाएगा। ओपोजिशन बोल, जब आपकी पेटेंट एप्लीकेशन पे कोई ओपोज करेगा फॉर्म नंबर 7 फाइल करके, पर्सन इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्या होता है वो आगे डेफिनेशन आएगी। बट कोई ओपोज करेगा तो कंट्रोलर एक ओपोजिशन बोर्ड गवर्न करेगा जो डिसीजन लेगा आपकी ओपोजिशन पे। नेक्स्ट, पेटेंट। अगर आपने पेटेंट एक्ट में जिस तरीके से पेटेंट की फॉर्मेट दी गई है उस तरीके से एप्लीकेशन बनाई और वो ग्रांट हो गई तो ग्रांट होने के बाद उसे पेटेंट कहा जाएगा। पेटेंट एजेंट जो किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे ऑथोराइज पर्सन होते हैं ड्राफ्ट करने के लिए पेटेंट को, उसे पेटेंट एजेंट कहा जाता है। और पेटेंट एजेंट को पूरे पेटेंट एक्ट का नॉलेज भी रहता है। पेटेंटेड आर्टिकल, जो आर्टिकल प्रिपेयर किया गया हो पेटेंट एक्ट की प्रिस्क्राइब्ड मैनर से, उस आर्टिकल को पेटेंटेड आर्टिकल कहा जाता है। पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, जैसे मैंने कहा था आपको कि 30 से 31 महीने तक आप नेशनल फेज में एंट्री कर सकते हो, वो पीसीटी की बदौलत होता है, जिसे इंटरनेशनल फाइलिंग भी कहा जाता है। पेटेंटी जो ओनर होता है एप्लीकेशन का, जब पेटेंट ग्रांट हो जाती है तो उस ओनर को पेटेंटी कहा जाता है। पेटेंट ऑफ एडिशन, मान लीजिए आपने एक पेटेंट को फाइल किया, अभी भी आपका रिसर्च चल रहा है उस इन्वेंशन पे, और आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, 14 मंथ आपको ऐसा लगता है कि मेरा रिसर्च और प्योरीफाई हो चुका है, मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूं अपने इन्वेंशन में, तो आप पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करके उस चीज को ऐड करवा सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स को ऐड करवा के पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकते हैं। पेटेंट ऑफिस, 4 जगह पर ऑफिस है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। तो ये चारों जगह पर जो ऑफिस है पेटेंट फाइल करने की, उसे पेटेंट ऑफिस कहा गया है। पर्सन, कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, उसे भी पर्सन के तौर पे ही माना जाएगा। पर्सन इंटरेस्टेड, जो पर्सन आप जिस पे इन्वेंशन फाइल कर रहे हो वैसे ही इन्वेंशन पे या तो रिसर्च में या उसकी मार्केटिंग में अगर इन्वॉल्व है तो वैसे पर्सन को पर्सन इंटरेस्टेड कहा जाएगा। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जिससे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनती है, वो सारे सब्सटेंस को फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस कहा जाता है। प्रिस्क्राइब, जिस तरीके से लिखा हुआ है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या देते हैं, वो चिट्ठी देते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन, जिसके बेसिस पे हम मेडिसिन लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी सारी चीजें लिखी गई है। तो जिस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उस तरीके से हमें पेटेंट एक्ट को फॉलो करवाना। प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ये रूल्स की बात हो रही है कि जो टाइमलाइन, जो फॉर्म फाइल करने को कहा गया है वो उसी तरीके से फाइल करना। प्रायोरिटी डेट, अगर आपने पहली एप्लीकेशन 12 महीने पहले फाइल की थी और उसको 12 महीने के बाद आप कंप्लीट करते हो, पहले प्रोविजनल फाइल किया था, तो आपकी प्रायोरिटी 12 महीने से पहले की रहेगी। रजिस्टर, एक ऐसा मास्टर जिसके अंदर नेम, एड्रेस, असाइनमेंट, लाइसेंस, मॉर्गेज, सारी डिटेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, उस मास्टर को रजिस्टर कहा जाता है। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, जो पर्सन पहली बार इंडिया में कोई इन्वेंशन को इंपोर्ट करता है वो भी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है, या पहली बार किसी कंट्री से एक्सपोर्ट करता है वो भी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है। जिसने पहली बार अपनी इंटेलेक्चुअल यानी थॉट प्रोसेस से उस चीज को बनाया, वही ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में। अब सेक्शन 2 में इंपोर्टेंट डेफिनेशन कौन सी है, तो इंपोर्टेंट डेफिनेशन है इन्वेंटिव स्टेप। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब आप पेटेंट फाइल करेंगे ना तो मेजोरिटी ऑफ टाइम इन इन FER, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, यू विल गेट दैट ऑब्जेक्शन कि जस्टिफाई
इन्वेंटिव स्टेप ऑफ इट। तो ये तो होता ही है 21JA इसका सब सेक्शन है, तो उसको तो आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, आसानी से में उसको ध्यान से पढ़िएगा। इन्वेंटिव स्टेप, इन्वेंशन, दोनों चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड पेटेंटेबिलिटी के क्राइटेरिया क्या क्या है? 3 क्राइटेरिया है। नंबर 1 कि वो इन्वेंशन के अंदर इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, एंड थर्ड वो न्यू एंड ओरिजिनल होना चाहिए, तभी जाके आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। दिस आर दी पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया। अब सेक्शन 3 क्या कहता है कि कौन कौन सी चीज इन्वेंशन नहीं है? तो सबसे पहली बात है उसमें नेचुरल लॉ, कि जो भी इन्वेंशन नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है वो पेटेंटेबल नहीं है। दूसरी बात है प्रेजुडिस, जो भी इन्वेंशन प्रेजुडिस कर रहा है मोरल, जैसे कि ऐसा मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने जेब काटने के लिए कोई डिवाइस बनाया, तो इट इज अगेंस्ट द मोरालिटी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पेटेंटेबल। थर्ड पॉइंट है डिस्कवरी, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है चीज, जैसे कि अगर न्यूटन ने ग्रेविटी की डिस्कवर किया ग्रेविटी को, तो ग्रेविटी तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, उसने तो सिर्फ डिस्कवर किया, तो उसे साइंटिस्ट कहा जा सकता है, बट वो इन्वेंशन नहीं कहा जा सकता है। एफिकेसी एंड न्यू यूज, इसमें एफिकेसी सेक्शन डी 3D में आता है। एफिकेसी, थेरापेटिक एफिकेसी, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मान लीजिए कि पहले एक दवाई थी, जो दवाई गैस की एसिडिटी को 15 मिनट में सोल्व करती थी, 10 या 15 मिनट में, ग्लाइकोल जैसी दवाई। अब उसके सामने दूसरा एक दवाई रखा जाए, बनाई है किसी ने दवाई, जो 8 मिनट में या 9 मिनट में सोल्व करती है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट है। ऑलमोस्ट की ग्लाइकोल भी 8 से 10 मिनट में आपको एसिडिटी सोल्व कर देती है, और दूसरा भी प्रोडक्ट जो है वो भी आपको 8 से 10 मिनट में एसिडिटी में राहत देता है। तो वो जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें थेराप्यूटिक एफिकेसी नहीं है, यानी वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। बट उसी की जगह पर अगर आप इनो को लो, इनो काम खत्म सिर्फ 6 सेकंड्स में, तो कहाँ 10 मिनट, 600 सेकंड्स, और कहाँ 6 मिनट, 6 सेकंड्स, 6 सेकंड, 7 सेकंड्स। तो इसे कहते हैं थेरापेटिक एफिकेसी होना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो थेरापेटिक एफिकेसी अगर आपको किसी में दिखाई दे रही है तो वो इन्वेंशन पेटेंटेबल है, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो वो इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं। मान लीजिए कि अब जो ग्लाइकोल बना गया था, उस ग्लाइकोल का यूज कहीं और पे भी होता है, किसी और पे भी, यानी पहले वो बनाया गया था ह्यूमन के लिए, अब वो यूज होता है एनिमल्स के लिए भी, एनिमल्स को भी होती होगी एसिडिटी, उनके लिए भी, तो वहां पर उसका नया यूज है ग्लाइकोल का, इसी वजह से वो इन्वेंशन नहीं है। सो न्यू यूज ऑफ अ नोन सब्सटेंस इज नॉट कॉल्ड इन्वेंशन। ई ग्राम, मियर एडमिक्सचर, मियर एडमिक्सचर मीन्स अगर आपने एक ए इंग्रेडिएंट में दूसरा बी इंग्रेडिएंट ऐड किया, मान लीजिए कि ए दवाई थी हेडेक के लिए और बी दवाई थी एब्डोमिनल पेन के लिए, और आपने ए प्लस बी कर दिया और एक सी दवाई बनाई जो कहा कि डोलो 50 की तरह, ये सारी चीजों में काम आएगा, हेडेक के लिए भी और एब्डोमिनल पेन के लिए भी। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये तो आपने इसका ही सिर्फ एडिशन किया है, सो ये नियर एडमिक्सचर है। बट मान लीजिए कि इसकी कोई सिनर्जेटिक इफेक्ट मिलती, यानी जब हम ए प्लस बी करते हैं और जो सी प्रोडक्ट बनता है वो किसी कैंसर के डिजीज को भी ट्रीट कर सकता है, तो ये पेटेंटेबल है। यानी सिनर्जेटिक इफेक्ट आनी चाहिए, जो ए की इफेक्ट है, बी की इफेक्ट है, उसमें से भी कोई ज्यादा तीसरी इफेक्ट आनी चाहिए, देन एंड देन इट कुड बी पेटेंटेबल और इन्वेंशन। एफ, नियर रीअरेंजमेंट, मान लीजिए कि किसी ने गाड़ी के साइलेंसर को पीछे से निकाल के आगे लगा दिया और बोलते हैं कि ये मेरा नया इन्वेंशन है, सो नहीं, उसको 3F ग्राउंड रोकता है कि ये आपका नया इन्वेंशन नहीं है, ये इन्वेंशन आता है मियर रीअरेंजमेंट, आपने मियर सिर्फ रीअरेंज किया है चीजों को, यहां से वहां रखा है। जी, ओमिटेड, एच,
एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की जो मेथड होती है वो भी इन्वेंशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। आई, सुपरमैन या स्पाइडरमैन, मैंने इस तरीके से इसको लिखा है, हालांकि इसका मीनिंग है कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट एन इन्वेंशन, बट हाँ, डिवाइस ऑफ ट्रीटमेंट इट कैन बी इन्वेंशन। जिस मेथड से ऑपरेशन होता है, कोई पर्सन ऑपरेट होता है, किसकी ह्यूमन वैल्यू की लाइफ स्पान को वैल्यूएबल किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो वो चीज पेटेंटेबल नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, मान लीजिए कि एक हार्ट की बहुत ही अच्छी सर्जरी कोई मेडिकल सर्जन कर रहा है, और उसकी अगर पेटेंट ले ली उसने, तो जब तक उसकी परमिशन नहीं लेंगे तब तक हार्ट की तो कोई सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से फिर आता है सेक्शन 3J, जहां पर कहा गया है प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो लेब ग्रोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही इन्वेंशन के तौर पे चलेंगे। बाकी के जो नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या प्लांट में नहीं आते हैं। फिर आती है बात के ग्राउंड की, मैथ और बिजनेस। के से कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर हार्डवेयर के साथ अटैचेबल नहीं है तो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंडिया में इन्वेंशन के तौर पे नहीं चलती है, उसकी एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती है। बिजनेस मॉडल भी इंडिया में फाइल नहीं हो सकते हैं एज पर ग्राउंड 3 के। एल, एल फॉर लिटरेरी वर्क, या तो कॉपीराइट जैसे कि आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क, जैसे कि हमने कोई किताब लिखी, तो वो इन्वेंशन के तौर पे नहीं चलेगी, वो कॉपीराइट के एक्ट के अंदर आता है। एम, मेथड ऑफ प्लेइंग गेम या मेंटल एक्ट। सुहानी शाह बहुत ही फेमस नाम है, वो जो मेंटलिस्ट है, जो मेंटल एक्ट करती है, वो सारी चीजें इन्वेंशन में नहीं आती है एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन एन। एन, प्रेजेंटेशन, अगर आपने कोई ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में कोई प्रेजेंटेशन दिया है तो उस प्रेजेंटेशन को भी इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। ओ, सेमीकंडक्टर टोपोग्राफी, सेमीकंडक्टर के ऊपर जो कार कैपेसिटर्स या सर्किट्स की जो कॉम्बिनेशंस लगाई जाती है, वो कॉम्बिनेशन यानी सेमीकंडक्टर की टोपोग्राफी, वो पेटेंट एक्ट के अंदर इन्वेंशन के तौर पे फाइल नहीं हो सकती है, उसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया है। सेम प्लांट वैरायटी के लिए भी अलग से एक्ट बनाया गया है। सो सेमीकंडक्टर एंड प्लांट वैरायटी के लिए अलग से एक्ट है, वो पेटेंट के अंदर नहीं आते हैं। एंड लास्ट, ग्राउंड पी टीकेडीएल, यह है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी जो पुराने पर्सन्स होते हैं जिनके पास एंशियंट नॉलेज है, वो एंशियंट नॉलेज को भी आप नए फॉर्म में लाके उसका एप्लीकेशन बनाकर उसे इन्वेंशन फाइल नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई यूएसए का पर्सन है जो इंडिया में आके टर्मरिक की एक लिक्विड ट्यूब बनाता है और कहता है कि ये ब्लड ब्लड को क्लॉग करने के लिए एप्लीकेबल है। तो हमें तो पता है कब से ही कि हल्दी का यूज हम करते हैं किसके लिए, ब्लड को क्लॉग करने के लिए। तो ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसी वजह से हम उसे इन्वेंशन नहीं मानते हैं। सेक्शन 4 में ये लिखा गया है कि जो इन्वेंशन एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है वो भी इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं है। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1920 एंड पेटेंट एक्ट 1970 के तहत इसे इन्वेंशन नहीं माना जाता है। तो जो भी चीज एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है वो इन्वेंशन नहीं है। सेक्शन नंबर 5 ओमिटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 के लिए। उससे पहले आपको सेक्शन नंबर 3 के सारे ग्राउंड है ना मेमोराइज करने होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, पहले तो यहाँ से जो कीवर्ड्स है ना उसको मेमोराइज कीजिएगा, यानी ABCD। तो पहले 4 को रिमेंबर कीजिए, फिर डी के बाद EFGH, फिर ये 4 को रिमेंबर कीजिए, फिर 1 to 8 जाइए यानी A to H जाइए। लाइकवाइज पहले ये कीवर्ड्स को मेमोराइज कर लीजिए, और ये कीवर्ड्स जब मेमोराइज हो जाएंगे फिर उसको एक्ट में जाके पढ़िएगा एक बार। जैसे ही आप पढ़ेंगे ना आपके दिमाग में सारे सबसेक्शंस एज इट इज इम्प्रिंट हो जाएंगे, फिर आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो सेक्शन 3, सेक्शन 25, सेक्शन 64 एंड सेक्शन 90, ये चारों ऐसे एक्ट हैं, सॉरी एक्ट के ऐसे सेक्शंस हैं जिनके
सब क्लोजेस आपको पता होने चाहिए, और उसकी शॉर्ट की भी मैं आपको देता रहूंगा यहाँ पर, जैसे कि कीवर्ड्स दिए हैं। सेक्शन 6, 4 है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। अब आते हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 कहता है पर्सन एंटाइटल्ड, कौन पर्सन है जो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन को। तो ऐसे 4 पर्सन है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ये फाइल कर सकते हैं, या फिर असाइनी ऑफ इट, वो फाइल कर सकते हैं, या फिर लीगल पर्सन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट, वो फाइल कर सकते हैं, और ये तीनों साथ में या अकेले भी फाइल कर सकते हैं पेटेंट एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, पहले है असाइनी, फिर है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, फिर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अलोन या जॉइंटली वो फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु वांट्स टू फाइल एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट। और इसमें एक सेक्शन आता है 134, यानी अगर ऐसी कोई कंट्री है, मान लीजिए कि XYZ कंट्री है, जो इंडिया के सिटीजन को वहां पर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उसी के सिटीजन की तरह राइट्स नहीं देती है, कोई और सिटीजन की तरह, यानी एक VIP फीस चार्ज करती है या कोई अलग से फीस देनी पड़ती है उसे, वहां के कंट्री के सिटीजन जैसे फाइल कर रहे हैं वो सारे रूल्स से अलग रूल्स बनाती है, तो वैसी सारी कंट्रीज के लिए हमारे भी दरवाजे बंद है। इसी को रेसिप्रोसिटी कहा जाता है, कि वैसी सारी कंट्रीज के लिए अगर वो पर्सन इंडिया में भी आए तो उसे फाइल करने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो, चाहे वो असाइनी हो, या चाहे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो ऑफ सम डिजीज पर्सन। तो वैसे पर्सन के लिए सारे दरवाजे बंद है। अगर सामने वाली कंट्री हमें राइट्स देती है, रेसिप्रोसिटी देती है, तभी जाके इंडिया भी अपने सिटीजन की तरह उस कंट्री के पर्सन को राइट्स देता है कि आप भी इंडिया में फाइल कीजिए, और इंडिया के जो इंडिविजुअल पर्संस को जो रूल एप्लीकेबल है वही आपकी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। सेक्शन नंबर 7, फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन। एक जो पेटेंट होती है ना, वो एक इन्वेंशन के लिए होती है हर बार, ये लिखा गया है फॉर्म नंबर 7 में। फिर दूसरी बात आती है कि अगर हमें आउटसाइड इंडिया जाना है, अगर आपको पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल करनी है और फिर दूसरी एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया में फाइल करनी है, तो आउटसाइड इंडिया जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है कन्वेंशनल रूट, जिसमें आप 12 महीने के अंदर अंदर, जब पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की तो वहां से 12 महीने के अंदर अंदर आप दूसरी कंट्री में, USA, चाइना, रशिया, कहीं पर भी 12 महीने के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो बाय कन्वेंशनल रूट। दूसरा रूट होता है PCT रूट। PCT रूट के अंदर आप एप्लीकेशन को 2 फेज में डिवाइड करते हो। 2 फेज कौन कौन से? मान लीजिए कि आपने 1/1/23 को इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की। अब आप PCT रूट को सिलेक्ट करते हैं, तो PCT रूट के लिए एक इंटरनेशनल फाइलिंग होती है। तो इंटरनेशनल फाइलिंग आपको कब तक कर देनी है? 1/1/24 तक कर देनी है, यानी 12 महीने में कर देनी है, विद इन 12 मंथ। और फिर आपने इंटरनेशनल फाइलिंग करते वक्त ये बताना होगा कि आप कौन कौन सी कंट्रीज में जाना चाहते हो, USA, चाइना, रशिया, मल्टीपल कंट्रीज में भी जा सकते हो। तो आपने बता दिया कि भाई मैं USA, चाइना, रशिया में जा सकता हूँ, तो USA, चाइना, रशिया में आप ये इंडियन प्रायोरिटी डेट से 30 मंथ या 31 मंथ, वो सारी कंट्री की लिमिट अलग अलग होती है, इंडिया में हम 31 मंथ तक फाइल करने देते हैं, तो प्रायोरिटी डेट से 31 मंथ के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू हैव फाइल्ड इंटरनेशनल फाइलिंग विद इन 12 मंथ। तो ये 2 फेज होते हैं, इस तरीके से PCT वर्क करता है। PCT की डिटेल टाइमलाइन भी हम यहाँ पर देखेंगे, पहले हम जो लिखा हुआ उसे पढ़ लेते हैं। फिर एक बात आती है प्रूफ ऑफ राइट। प्रूफ ऑफ राइट होता है कि किसके पास राइट्स रहेंगे एप्लीकेशन फाइल करने के। मान लीजिए कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने 2 एम्प्लॉय को हायर करके रखा है, जो एक नया फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बना रहे हैं, जो इन्वेंशन के तौर पे फाइल करना है कंपनी को। अब कंपनी ने वो दोनों पर्सन को जब हायर किया था, उसी के अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ये लिख दिया था कि आप जो भी यहाँ पर रिसर्च करेंगे, वो सारे रिसर्च का, इनोवेशन का जो क्रेडिट है वो एप्लीकेशन के तौर पे कंपनी को मिलेगा। तो दोनों जो पर्सन जो काम कर रहे हैं वो इन्वेंटर्स तो है, बट वो एप्लीकेंट नहीं है, बिकॉज प्रूफ ऑफ राइट जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि राइट्स किसके पास रहेंगे, राइट्स रहेंगे कंपनी के पास, क्योंकि वही कंपनी आपको पे कर रही है, दैट्स व्हाई। और ये प्रूफ ऑफ राइट कब सबमिट करना होता है?
ये सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन या फिर विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन एज पर रूल नंबर 10। फिर आता है रूल नंबर 18। ये कहता है कि एक रिसीविंग ऑफिस होती है, यानी कि अगर आप पूरी दुनिया में से जो एप्लीकेशन आती है इंडिया में, तो वो कौन सी ऑफिस उसको एड्रेस करेगी, तो वो ऑफिस है दिल्ली ऑफिस, तो उसे रिसीविंग ऑफिस कहा जाता है। फिर 3 कॉपीज होती है, होम कॉपी, रिकॉर्ड कॉपी एंड सर्च कॉपी। मान लीजिए कि आप इंडिया से पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करके बाहर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको, आपने जो कॉपी सबमिट की ना उसकी 3 कॉपी बनेगी। एक तो होम कॉपी जो आपने सबमिट की वही दिल्ली ऑफिस में या यहाँ पर कोई भी ऑफिस में आप सबमिट करोगे, बट वो प्रोसेस होगी दिल्ली ऑफिस से। फिर आती है बात रिकॉर्ड कॉपी की। रिकॉर्ड कॉपी वो होती है जो इंटरनेशनल ब्यूरो में भेजी जाती है रिकॉर्ड के लिए, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो के तौर पे एक ऑफिस वर्क करेगी सारी कंट्रीज को मिलाकर, उस ऑफिस में आपकी एक कॉपी जाएगी, उसे कहा जाता है रिकॉर्ड कॉपी। और तीसरी होती है सर्च कॉपी, जो इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी के तौर पे इंडिया, अगर आप डेजिग्नेट करते हो तो इंडिया सर्च ऑथोरिटी, इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी के तौर पे इंडिया की वो ऑफिस में रखी जाएगी। तो इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी को जो कॉपी मिलेगी उसे कहा जाता है सर्च कॉपी। तो ऐसे ट्रिप्लिकेट में आपकी कॉपीज बन के रजिस्टर्ड होगी पीसीटी एप्लीकेशन के लिए। रूल नंबर 19 कहता है कि हिंदी में भी आप पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो, इसीलिए आपसे पेपर जो का जो फॉर्मेट भी है 2024 से, वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आ गया है। फिर करते हैं हम बात रूल नंबर 19C की। रूल नंबर 19C सिंपली ये कहता है कि मान लीजिए आपने एक इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की ऑन 1/1/23, और अब यहां से आपको 2 चीज समझनी है, यानी आपने फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये जो इंटरनेशनल सॉरी इंडिया में जो एप्लीकेशन फाइल की, वहां से आपने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की थी इंटरनेशनल फाइलिंग कब, 1/1/24 को। इंटरनेशनल फाइलिंग करने का मतलब है कि इसी दिन आपने क्या किया था, इंटरनेशनल सर्च कॉपी को सबमिट किया था। अब यहाँ पर रूल नंबर 19C की टाइमलाइन आती है कि आपको इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिट करने के बाद इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट कब तक मिलेगा, तो वो रिपोर्ट मिलेगा प्रायोरिटी डेट से 9 महीने, यानी 1/10/23, या फिर इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिट करने के बाद 3 महीने, यानी 1/4/24। इसमें से जो भी डेट एक्सपायर लेटर होगी, यानी 1/4/24 से पहले आपको इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट होता क्या है। इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट जैसे नाम सजेस्ट करता है, मान लीजिए आपने पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की और फिर आप दूसरी एप्लीकेशन चाइना में फाइल करने जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी आपको एक ग्लिम्स देगी कि कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्शन आ सकते हैं एज पर चाइनीज एक्ट, एज पर रशियन एक्ट, एज पर यूएस एक्ट, तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट। पीसीटी की टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आज के दिन में आपने इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की, तो पीसीटी की इंटरनेशनल फाइलिंग विद इन 12 मंथ्स आपको करनी है। इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट आपको 12 + 3 15 महीने में मिल जाएगा, यानी 16th मंथ पे आपके पास इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट अवेलेबल रहेगा। पब्लिकेशन इसका होगा फाइलिंग से 18 मंथ के अंदर अंदर, सॉरी 18 मंथ जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद में 18 मंथ जैसे ही कंप्लीट होते हैं फिर इसका पब्लिकेशन होगा। इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो विद इन 22 मंथ, एंड इसका इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा विद इन 28 मंथ्स। एंड फिर 30 या 31 मंथ में आप नेशनल फेज में एंट्री ले सकते हो। अगर आपको इसका डिटेल्ड ट्री चाहिए तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, पीसीटी टाइमलाइन पूरी ट्री भी मिल जाएगी। या फिर अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा 9426141944 पे, मैं आपको पीसीटी का ट्री टाइमलाइन का भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। सेक्शन नंबर 8, इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेशन। पहले ये कहना क्या चाहता है वो देख लेते हैं, यहाँ पर अमेंडमेंट भी है रूल नंबर 12 में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेंट
अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसे आउटसाइड इंडिया में अलोन या ज्वाइंटली अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल की है तो उस एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन कंट्रोलर को देनी होती है विद इन हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ, इन फॉर्म नंबर 3। यानी आपने जो भी इन्वेंशन फाइल किया, मान लीजिए आप ही हैं एप्लीकेंट, आपने एक एप्लीकेशन फाइल की इंडिया में और उससे सिमिलर एप्लीकेशन फाइल की आउटसाइड इंडिया में, तो आपने इंडिया में जो एप्लीकेशन फाइल की उससे सिमिलर जो एप्लीकेशन आपने बाहर फाइल की है, यानी वही एप्लीकेशन का जो पार्ट आपने बाहर फाइल किया है, उसकी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन करने के टाइम पे विद इन 6 मंथ आपको देनी पड़ेगी कंट्रोलर को। ये कहा गया है सेक्शन नंबर 8 में। कैसे देंगे आप? फॉर्म नंबर 3 फाइल करके। अब यहाँ पर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, यानी सिर्फ ये एक ही गाइडलाइन नहीं है, और भी गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइंस है? गाइडलाइन है कि जब कंट्रोलर डिमांड करे, कंट्रोलर सपोज डिमांड करते हैं किसके बारे में? स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग, यानी आपकी एप्लीकेशन जो बाहर फाइल है उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जब कंट्रोलर डिमांड करे तो वहां से 2 महीने में आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 3 फाइल करके इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जब अगर एफईआर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, या उसे कहा जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन, एफईआर में आपसे फॉर्म नंबर 3 की डिटेल्स मांगी जाए, तो उस केस में फॉर्म नंबर 3 की जो डिटेल्स है वो आपको विद इन 3 मंथ्स देनी पड़ेगी। और तीसरी ये कंडीशन तो है ही कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन आपको विद इन 6 मंथ फॉर्म नंबर 3 की इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब ये तीनों चीज में आप एक्सटेंशन ले सकते हो और 3 महीने का। कैसे? बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। कब फाइल करना है? ये डेडलाइन खत्म होने से पहले। ये लिखा गया है रूल नंबर 12 में। यानी रूल नंबर 12 का अगर मैं क्रक्स निकालूं तो उसमें क्या बात की गई है? फॉर्म नंबर 3 को कब कब फाइल करना है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ, एट द टाइम ऑफ एफईआर यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जब मिले वहां से विद इन 3 मंथ्स, एंड एट द टाइम ऑफ कंट्रोलर डिमांड विद इन 2 मंथ्स। और ये तीनों टाइमलाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है बाय अगेन 3 मंथ्स। ये लिखा हुआ है रूल नंबर 12 में। 3 मंथ का एक्सटेंशन के लिए कैसे मिलेगा? फॉर्म नंबर 4 फाइल करके। नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स ही आपको काम आएगी। नोट्स में आपको पॉइंट वाइज सारे डिटेल्स लिखने हैं। और अगर ये बात नहीं मानी तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्शन आ सकता है आपकी एप्लीकेशन पे। ऑब्जेक्शन का सेक्शन कौन सा रहेगा? 25(1)(h) एंड 25(2)(h)। 25 यानी सेक्शन का नंबर, 1 यानी सबसेक्शन, एंड h यानी ग्राउंड ऑफ द सबसेक्शन। सेक्शन नंबर 9 प्रोविजनल टू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। यहां पर बात की गई है कि प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कैसे फाइल करना है? बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 2। प्रोविजनल में क्या क्या चीजें मैंडेटरी है? दो ही चीज, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। क्लेम ना भी लिखो तो भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आप तो पीसीटी या कन्वेंशन में नहीं जा सकते हो। पीसीटी या कन्वेंशनल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपका कंप्लीट फाइल होना जरूरी है। प्रोविजनल से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन 12 मंथ्स फाइल करने होते हैं। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अगर विद इन 12 मंथ्स में आपने फाइल नहीं किया तो इट इज गोइंग टू बी अबेंडन्ड। और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की पब्लिकेशन नहीं होती है। मान लीजिए आपने प्रोविजनल 1 एंड प्रोविजनल 2 ऐसे दो स्पेसिफिकेशन फाइल किए। प्रोविजनल 1 फाइल किया था 1/1/23 एंड प्रोविजनल 2 फाइल किया था 1/2/23। तो दोनों की प्रायोरिटी क्या रहेगी? 1/1/23 से। और इन दोनों को मिला के आप एक कंप्लीट सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के तौर पे फाइल कर सकते हैं। आपने मान लीजिए कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही पहले दिन फाइल किया था, तो आप उस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को विद इन 12 मंथ्स प्रोविजनल वापस करवा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो प्रिविलेज दैट यू आर हैविंग। एंड डेट ऑफ फाइलिंग को आप 6 महीने के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने आज फाइल किया प्रोविजनल 1/1/24 को, 1/1/24 को आपने प्रोविजनल फाइल किया, तो कंप्लीट कब तक फाइल करना था?
1125 तक, बट ऑन 1125 आपको ऐसा लगा कि अभी भी मैं कंप्लीट फाइल करने के पोजीशन में नहीं हूँ, वन ऑफ द एग्जांपल, या फिर पीसीटी फाइल करने के पोजीशन में नहीं हूँ, या फिर कन्वेंशनल फाइल करने के पोजीशन में नहीं हूँ, तो उस केस में आप ये फाइलिंग डेट को 6 महीने तक एक्सटेंड करवा सकते हैं, शिफ्ट करवा सकते हैं, पोस्ट डेट करवा सकते हैं, यानी 1724 आपकी डेट हो जाएगी। तो इसका एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि आप 1725 तक अब आप कंप्लीट फाइल कर सकते हो। इसकी पोस्ट डेटिंग कब तक हो सकती है? विद इन 6 मंथ, 6 मंथ तक, 1724 तक आप इसे पोस्ट डेट करवा सकते हो। तो आपकी कंप्लीट फाइल करने की भी, या पीसीटी या कन्वेंशनल फाइल करने की भी डेट बढ़ गई 1725 तक। परफेक्ट। अब ये डेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आप एक एडवांटेजियस सिचुएशन में तो आ गए, बट डिसएडवांटेज कहां पर है? डिसएडवांटेज यहां पर है कि आपकी जो प्रायोरिटी थी ना, यानी पहले 1124 से पहले के डॉक्यूमेंट्स ही आपको एंटिसिपेट करते थे, रोकते थे आपके पब्लिकेशन को, आपकी पेटेंट को फाइल करने से रोक सकते थे। बट अब ऐसा होगा कि 1724 से फाइल हुए जो भी एप्लीकेशन है वो भी आपको एंटिसिपेट करेंगे, यानी 6 महीने की आपकी जो एंटिसिपेशन की मर्यादा है वो भी बढ़ गई। तो ये डिसएडवांटेज है। सेक्शन नंबर 10, यहां पर बात की गई है रूल नंबर 13, 15 एंड 16 की। रूल नंबर 13 कहता है कि अगर आप कोई भी टाइटल बना रहे हो पेटेंट एप्लीकेशन का तो विद इन 15 वर्ड्स होना चाहिए। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट को फाइल कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज आनी चाहिए? 13(7) कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर टाइटल आना चाहिए, टेक्निकल फील्ड आनी चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट आना चाहिए, एंड प्रिंसिपल यूज आना चाहिए। टाइटल, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड प्रिंसिपल यूज, ये चारों चीजें एब्स्ट्रैक्ट में आनी चाहिए। प्लस अगर आपका इन्वेंशन केमिकल फॉर्मूला को सपोर्ट करता है, यानी आपके इन्वेंशन में केमिकल फॉर्मूला यूज हुआ है, तो वो केमिकल फॉर्मूला को आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है। ये चीजें आने के बाद ये एब्स्ट्रैक्ट जो है उसकी भी वर्ड लिमिट है 150, तो एब्स्ट्रैक्ट भी 150 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आते हैं रूल नंबर 15 में। रूल नंबर 15 कहता है कि आपको एक A4 साइज का पेपर लेना है ड्राइंग के लिए। मान लीजिए कि एक A4 साइज का पेपर है। अब इसकी लेफ्ट एंड टॉप की मार्जिन 4 सेंटीमीटर रहेगी, एंड राइट एंड बॉटम की मार्जिन 3 सेंटीमीटर रहेगी। दूसरी बात कहता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एप्लीकेंट का नाम आएगा, राइट टॉप कॉर्नर पे सीट नंबर आएंगे, एंड राइट बॉटम कॉर्नर पे पेटेंट एजेंट या एप्लीकेंट की सिग्नेचर आएगी। ये बातें लिखी गई है रूल नंबर 15 में। अब बात करते हैं रूल नंबर 16 की। रूल नंबर 16 कहता है कि कंट्रोलर चाहे तो आपने जो इन्वेंशन फाइल किया उसका मॉडल देख सकता है, मंगवा सकता है आपसे, बट वो पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन नहीं है, यानी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको मॉडल फाइल करना नहीं होता है। बट हाँ, अगर कंट्रोलर चाहे तो एज पर सेक्शन 146 वो आपको डिमांड कर सकता है कि आप अपना इन्वेंशन लेके आइए, और विद इन 2 मंथ्स, कंट्रोलर जब ऐसा बोलेंगे तो विद इन 2 मंथ्स आपको वो वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन या मॉडल ऑफ द इन्वेंशन कंट्रोलर के सामने लाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो एक इन्वेंशन के अंदर, एक जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं पेटेंट की, तो उसमें क्या क्या चीजें फाइल करते हैं? सबसे पहले टाइटल, प्रिएम्बल, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, देन समरी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्लेम्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। इतनी चीजें फाइल की जाती है एक एप्लीकेशन में। तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। प्लस हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो बेस्ट मेथड को भी एक्सप्लेन करना चाहिए, यानी जिसके लिए हमने इन्वेंशन बनाया है जो बेस्ट मेथड है उसे भी डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो आपकी एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। तो यही बातें लिखी गई थी सेक्शन नंबर 10(4) में। और साथ ही में एक गाइडलाइन है जो भी बताई गई है कि अगर आपको फॉर्म नंबर 5 फाइल करना है, अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्म देखे? फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, फॉर्म नंबर 2
प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के लिए। और अब हम देखेंगे फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 5 यानी मेंशन ऑफ इन्वेंटरशिप, आपको कब फाइल करना है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन और विद इन 1 मंथ फ्रॉम फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। 1 मंथ का जो एक्सटेंशन है वो भी फॉर्म नंबर 4 से मिलेगा। तो फॉर्म नंबर 4 किसके लिए है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए। अब बात करते हैं हम बायोलॉजिकल मटेरियल की। बायोलॉजिकल मटेरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किसके लिए होते हैं? सपोज या उसमें क्या करना होता है? सपोज आपकी इन्वेंशन में कोई बायोलॉजिकल मटेरियल इन्वॉल्व है, तो वो बायोलॉजिकल मटेरियल का डिपॉजिट कब होगा? बिफोर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। रेफरेंस कब ऐड करना है? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग एप्लीकेशन। डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन, रेफरेंस विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम फाइलिंग दी एप्लीकेशन। एंड अगर आपने एप्लीकेशन के साथ में फॉर्म नंबर 9 जो होता है अर्ली पब्लिकेशन का वो फाइल किया है तो ऑन और बिफोर फाइलिंग फॉर्म नंबर 9 क्या? रेफरेंस। रेफरेंस कब ऐड करना है? ऑन और बिफोर फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। 3 कंडीशन मैंने बोली, लिख लीजिएगा। पहली कंडीशन, बायोलॉजिकल मटेरियल अगर आपके इन्वेंशन में इन्वॉल्व है तो उसका डिपोजिशन बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन। कहां पर? इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी में। दूसरा, उसका रेफरेंस कब फाइल करना है? अगर फॉर्म नंबर 9 नहीं फाइल किया है तो विद इन 3 मंथ्स, एंड फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो ऑन और बिफोर फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। अब इसमें भी दो चीजें आती है कि एक्सेस कब मिलेगा? एक्सेस मिलेगा पेटेंट ऑफिस को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन फाइल हुई तो पेटेंट ऑफिस उसे एक्सेस कर सकता है आईडीए में जाके। और पब्लिक के लिए अवेलेबल कब रहेगा? जब आपकी एप्लीकेशन पब्लिश्ड हो जाएगी उस दिन से वो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा। बस वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। तो इसी के साथ सेक्शन नंबर 10 कंप्लीट होता है। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अब ये एमसीक्यूज एंड इसके आंसर्स अगर आपको चाहिए, टोटल 30 जितने एमसीक्यूज हैं। ये आपको करने भी है, आंसर्स आपके सामने है। बट अगर आपको ये एमसीक्यूज चाहिए प्लस एक केस स्टडी भी मैं दूंगा 1 to 10 सेक्शन से, तो वो दोनों के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कोर्स के लिए। और कोर्स को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9426141944। यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, लिखिए व्हाट्सएप में कि आप पेटेंट एजेंट या फिर डिजाइन एक्ट, पेटेंट एक्ट या फिर डिजाइन एक्ट किसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या दोनों के वीडियोस आपको चाहिए। तो ये 21 डेज चैलेंज का वीडियो था जिसमें डे 1 में हमें डिजाइन एक्ट में क्या कवर करना था? 1 to 10 सेक्शन, यानी पूरे 21 दिन में आपके पूरे 1 to 162 सेक्शन कंप्लीट होने वाले हैं। एंड ये वीडियोस 21 दिन तो मैंने लिखे हैं कि एक वीडियो पर डे में अगर आप देखें तो, अगर आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन है, मान लीजिए कि 10 दिन बचे हैं और आप पर डे 2 वीडियोस ऐसे देख सकते हैं, तो आप 2 वीडियो देखेंगे तो 10 दिन में आप पेटेंट एक्ट को कवर कर पाएंगे। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।